बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाज़िर एक और वीलॉग के साथ। और यूके में तो खैर बहुत ठंड पड़ रही है, ख़ासतौर पर मैनचेस्टर में ठंड भी है, बारिश भी है। और जिस तरह से हमारे यहाँ मौसम ठंडा होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सियासत का मौसम बहुत गर्म होता जा रहा है। ख़ास तौर पर पिछले चंद रोज़ में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, असम्बली के फ्लोर पर दो सियासतदानों ने जो बयानात दिए हैं, उस हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में और इंटरनेशनली इसको बहुत डिस्कस किया जा रहा है। एक तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करूंगी कि अब मज़ीद अपडेट्स क्या हैं आपके लिए, और एक दूसरी खबर कि इमैनुअल मैक्रोन ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, और अपने टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने अपने स्टेटमेंट को कैसे डिफेंड किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि जिस तरह से अयाज सादक कह रहे हैं और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनके बयान को मस करके पेश किया गया, इसी तरह फ्रांसीसी सदर का भी अब कहना यही है कि मुसलमानों के हवाले से जो बयानात मीडिया ने चलाए या ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक ने जो बयानात चलाए, उनके उस बयान को मस्ख करके पेश किया गया और हक़ाइक़ के मुनाफी है। तो दोनों की जो कंप्लेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन पहले शुरू करेंगे जनाब, हमारे मुल्क में जब गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटा जाता है तो थोक के हिसाब से बांटा जाता है। ये सोचे समझे बगैर के क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और क्यों हम किसी को गद्दार कह रहे हैं। लेकिन अयाज सादिक ने असेंबली में जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि मैं उस पर कायम हूँ, जो मैंने कहा था आज भी कायम हूँ, बल्कि उसके अलावा भी मेरे पास बहुत राज हैं, क्योंकि वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके वो हेड रह चुके हैं और उसमें बहुत सी बातें होती थी, तो उनके पास बहुत से राज हैं। अयाज सादिक ने जो कहा, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा और जिस वक्त पर कहा, वो बहुत ही नामुनासिब था। उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जब आप पाकिस्तान के सियासतदान हैं, पाकिस्तान के लोगों से वोट लेकर पाकिस्तान की खिदमत का ज़िम्मा लेकर आते हैं, तो फिर ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखें। अब उन्होंने तो बहुत गलत किया, अब उनसे ज़्यादा गलत कर दिया इमरान खान के चहीते साइंस और टेक्नोलॉजी के जो वज़ीर हैं फवाद चौधरी। उन्होंने जो कहा कि हमने पुलवामा में घुसकर इंडिया को मारा, और इंडियन मीडिया को एक मरतबा फिर एक ऐसा बर्निंग इशू मिल गया जो मोदी सरकार को डेफिनेटली आने वाले इलेक्शंस में मदद करेगा। और मोदी ने एक तकरीर में कहा है कि मैं तो बता कर थक गया, अपनी सफाई पेश कर करके थक गया अपोजिशन के सामने, लेकिन देख लीजिए पाकिस्तान में दो वज़ीरों ने खुद इस बात को एडमिट कर लिया और अब मुझे मज़ीद इस बारे में क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत खुश होगी इस वक्त मोदी सरकार, इंडियन मीडिया बहुत खुश है। और मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा इंडियन मीडिया पे, जिसमें फवाद चौधरी ने अपने बयान की हमायत करते हुए जो बात की, उन्होंने कहा जी कि मैंने जो कहा था वो उस बयान के हवाले से नहीं था जिसमें पुलवामा अटैक हुआ था, पाकिस्तान में शामिल नहीं था। मैंने जिस बयान के बारे में कहा और घुस के मारने का कहा, वो दिन था जब अभिनंदन और उसके तरह के और तैयारे लेकर जो पायलट थे वो पाकिस्तान की सरजमीन में घुसे थे, और हमने कैसे उनको वहाँ से भगाया और अंदर घुस कर मारा और अभिनंदन को भी पकड़ लिया। और उन्होंने इंडियन मीडिया पर काफ़ी सर्जनिश की, उनको बहुत लताड़ा भी कि आप लोग मेरा बयान फिर से पढ़ लें, फिर से सुन लें, फिर आप बात करें, आप हक़ाइक़ को मस करके पेश कर रहे हैं, आप इधर से उधर की बात मिला रहे हैं। बहरहाल ये तो ऐसी ही बात है कि जैसे आप किसी बिल्ली से ये शिकायत करें जिसने के बाहर खुले बर्तन में आपने दूध रखा है और शिकायत आप उससे कर रहे हैं कि वो दूध पी गई। अब ये तो वैसी ही बात है। और अयाज सादिक ने जो अभिनंदना बयान दिया है असेंबली में, उनको भी इस बारे में मैं क्या कहूँ कि क्या कहना चाहिए। लेकिन लाहौर में जो अयाज सादिक के साथ अब कुछ हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाहौर में उनके हलके में बहुत से बैनर्स और बहुत से पोस्टर्स आवेज़ा हैं जिस पर उनकी तस्वीर है और उनकी मूछें बिल्कुल वैसे बनाई गई जैसे अभिनंदन की मूछें थी, उसके साथ अभिनंदन की तस्वीर है और उस पर लिखा हुआ है कि मीर जाफ़र, मीर सादिक, अयाज सादिक, अयाज सादिक। कुछ और पोस्टर्स भी हैं जिन पर उनकी तस्वीर है, अभिनंदन की पिक्चर है और उसके साथ मोदी सरकार की तस्वीर है, और मोदी जो है वो उनको थोड़ा सा उनकी तस्वीर से ऊपर उनकी तस्वीर है, जिसका मतलब ये है कि उनको हेड कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। अयाज सादिक ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये सब हुकूमत का काम है और ये हुकूमती साजिश, हुकूमती कार्रवाई है, लेकिन उन बैनर्स पर लिखा है कि अहले इलाका की तरफ से ये कैंपेन चलाई गई उनके खिलाफ और ये पोस्टर्स और बैनर्स जो हैं इसलिए आवेज़ा किए गए हैं। इन पोस्टर्स के बाद अयाज सादिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मौलाना फजल रहमान भी थे और उन्होंने ये कहा कि आज भी अपने बयान पर मैं कायम हूँ, जो मैंने कहा था वो सही कहा था और आज भी मैं कहता हूँ कि वैसा हुआ था। और मौलाना फजल रहमान ने उनके बारे में ये कहा कि जिस शख्स को गद्दार कहा जा रहा है और जिस शख्स को इंडियन एजेंट कहा जा रहा है वो उससे सच्चा और उससे अच्छा आदमी कोई नहीं है। और आपको पता है कि आजकल पीडीएम की वजह से मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन की बाकी जमातों के दरमियान बहुत ज़्यादा आपस में उनकी दोस्ती भी बहुत है, प्यार बहुत है, एक दूसरे को कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मुझे याद है कि पिछले साल दिसंबर में
एक खसूसी अदालत ने एक मुकदमे का फ़ैसला किया और उसमें परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार करार दिया और इस हवाले से उनको सज़ा देने के लिए भी अहकामात जारी किए। जब ये अदालत का हुक्म सामने आया तो उस वक्त के ISPR के जो सरबराह थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि एक ऐसे फ़ौजी को गद्दार वतन करार देना जिसने इतनी जंगें लड़ी हों, जिसने इतने साल जो पाकिस्तान आर्मी का सिपह सालार रहा हो, उसको गद्दार कहना बहुत गलत बात है और इससे तमाम फ़ौज की हौसला शिकनी हुई है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ मौक़े पर उनको गद्दार कहा गया और उसमें नवाज़ शरीफ भी शामिल हैं, अब्बास सादिक भी शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान भी उस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इन लोगों ने इस तरह के बयानात दिए जिसकी वजह से इनको गद्दार का टाइटल दिया जा रहा है। अब बहस यहाँ ये नहीं है कि इनको गद्दार कहना चाहिए या ना, मैं ये बात नहीं कर रही कि आप इनको गद्दार कहें या इनको गद्दार ना कहें। उनका जो कॉन्डक्ट है वो आपके सामने है, उन्होंने जो बयान दिए वो आपके सामने, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ख़ास तौर पे कैसे वक्त में जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बहुत से एक दोस्ती भी है लेकिन उसके साथ बहुत से प्रोजेक्ट साथ में चल रहे हैं। CPEC के हवाले से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया उसके हवाले से भी रोड़े अटका रहा है। फिर ख़ित्ते के अंदर जो टेंशन है उसमें भी पाकिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। कहा जा रहा है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान में वॉर होगी तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल होगा या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात जो है, जिसका मुझे अफसोस हुआ है, कि हमारे ये सियासतदान जब चाहें अपना मुँह खोल देंगे और कहेंगे कि हम जो हमारे राज हैं, मुल्की राज हैं, सीक्रेट जो राज हैं, उनके बारे में हम अपनी लब कुशाई कर सकते हैं और जब चाहेंगे हम बात करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा खड़े होकर याद सादिक ने, जो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कि अपनी क्लैरिफिकेशन देने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ आपने बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए। मेरे पास तो और भी बहुत से राज हैं। अब वो राज आपके अपने हैं या नेशनल इंटरेस्ट के हैं या मुल्की राज हैं? और अगर आप उनको अफशा करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बहुत खामोशी के साथ आपकी वो बातें सुन लेगी? और अब तक पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान ISPR ने की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। मेरे ख्याल में वो इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि इस हवाले से कोई बयान देते। और जो फवाद चौधरी हैं, मेरे ख्याल में उसके हवाले से भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आया है कि हुकूमत ने ये माइंड मेकअप कर लिया, क्योंकि इमरान खान को तो ख़ास तौर पर इस बात की इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो उनको फ़ायदा ये हुआ कि पॉलिटिकली वो PDM के ख़िलाफ़ थे, अपोजिशन के ख़िलाफ़ थे। अब उनको एक और मौका मिल गया उनके वज़ीरों के ख़िलाफ़, सॉरी उनके जो अपोजिशन पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ वो क्रैकडाउन करेंगे उन पर, और ये फ़ैसला बहुत जल्द होगा कि याद सादिक को सज़ा भी सुनाई जाएगी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज होगा। अगर ऐसा होता है तो मेरी ये डिमांड होगी कि आप फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ भी वैसा ही मुकदमा दायर करें, क्योंकि उन्होंने भी असेंबली के फ्लोर पर खड़े को जो बातें की और जैसे उन्होंने पुलवामा का नाम लिया और अंदर घुसकर मारने की बात की और एक्सेप्ट किया, भले उन्होंने एक डेंगी मार दी है क्योंकि उनको था कि मैंने कुछ कहना है और उन्होंने अपने मुंह में जो आया कह दिया। बाद में रियलाइज़ किया होगा कि मैंने ये क्या कह दिया, जिसको तो हम डिनाई करते रहे हैं या हम उसमें शामिल नहीं थे, तो बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ। लेकिन आपकी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से इस वक्त हमारे मुल्क की खिल्ली उड़ाई जा रही है, हमारी फ़ौज की बदनामी हो रही है। तो जो सज़ा, जिस तरह की सज़ा का तयन अयाज सादिक के लिए किया जाएगा, मैं ये समझती हूँ कि उसी तरह की सज़ा का तयन जो है वो फवाद चौधरी के लिए भी किया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक मैंने और इंडियन मीडिया का प्रोग्राम देखा जिसमें फ़याज़ुल हसन चौहान, जिनकी पर्सनालिटी से मुझे काफ़ी इख्तलाफ है क्योंकि जिस तरह की वो बात करते हैं, उनको बुलाया गया था और उनके साथ मेजर गौरव आर्या, जो कि रॉ का साबका सरबराह रहा है या उसका कोई कनेक्शन रहा है रॉ के साथ, रिटायर्ड मेजर है। अब उसने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला और उसमें जो मुंह में आता है वो आके वो उगल देता है, और पता नहीं उसको इंडियन जो गवर्नमेंट है या इंडियन फ़ौज है उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है या वो खामखा खुद आकर बढ़के मारता रहता है। जो भी है उसमें उसने बहुत बदतमीज़ी की फ़याज़ुल हसन चौहान से और आखिर फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं वो शो छोड़कर चले गए। उसकी वजह ये भी थी कि उनको बोले नहीं दिया जा रहा था और मेरे मेजर गौरव आर्या को बोलने का मौका दिया जा रहा था, जिसमें उसने कहा कि तुम देख लो अगले चंद दिनों में बलोचिस्तान में क्या होने वाला है। तुम और बाजवा की फ़ौज जो है वो लोग बहुत रोगे और बलोचिस्तान में बहुत जल्द उसने कहा कि अगले 13-14 दिनों में इस किस्म का हमला होगा कि तुम लोग सोचते रह जाओगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। और उसने ख़ास तौर पर बलोचिस्तान को स्पेसिफाई किया। तो इस हवाले से भी हमारे मुल्क में सिक्योरिटी जो है उसको डेफिनेटली वो अलर्ट होगी और फ़ौज ने इसको ऑन बोर्ड लिया होगा। अब ये नहीं पता कि उसने टीवी पर आकर अपनी तरफ से एक बोंगी मारी है या वाकई इस तरह की कोई प्लानिंग इंडिया की है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ अभी रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, इंडिया में इलेक्शंस हैं,
मोदी को हर सूरत में बिहार के इलेक्शन में जीत चाहिए। और पिछले साल भी फरवरी में भी जब ये एक इंडिया ने अपना जो इख्तियारे भेजे थे और अपनी तरफ से मोदी ने सोचा था कि चलो मुझे थोड़ा सा कहने का, अपने भाषण में जिक्र करने का मौका मिलेगा कि हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, तो तब भी उसने कोशिश की थी और इलेक्शन में कामयाबी उसको मिली थी। अब भी वो पूरी कोशिश करेगा कि कोई एक और इस किस्म की आजमाइश करे, इस तरह का कोई और वाक़या दोहराए कि जिससे उसको तो फिर से अपनी जनता को, इंडियन जो अवाम है, उनको बताने के लिए कुछ तो हो कि मैंने किया क्या है। और जहाँ तक इंडिया की सियासत की बात है, वहाँ पर उसी शख्स को वोट मिलते हैं, वही शख्स ऊपर जाता है, वही जमात हुकूमत बनाती है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें करता है। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मौके पर जब मोदी को इंडिया में इन इलेक्शन में जीत चाहिए और उसको पॉलिटिकली अपने आप को बहुत ऊपर लेकर जाना है, तो अयाज सादिक का बयान बहुत मानी ख़ेज़ है। तो अगर अयाज सादिक को अगर ये मान भी लिया जाए कि वो इंडियन एजेंट हैं या इंडिया के कहने पर उन्होंने स्टेटमेंट दी, या नवाज शरीफ इंडिया की तरफ या मोदी से उनकी दोस्ती और वो उसको हेल्प कर रहे हैं, तो फवाद चौधरी ने किसकी हेल्प की है? उन्हें किसने कहा कि अब आप भी ऐसी स्टेटमेंट दे दें ताकि उसका भी मोदी को फ़ायदा हो? ये दोनों बातें काबिल गौर हैं और इनको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। अच्छा, ये तो खैर आज की बात थी। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी इमैनुअल मैक्रोन, कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि दिसंबर में वो कैसी कानून साजी करने जा रहे हैं जिससे जो फ्रांस की जमहूरियत है वो सेक्युलर जमहूरियत कहलाएगी, और वो एक कानून पास करेंगे जिससे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मस्जिदों को फ़ंड देती हैं या जो मस्जिदें की कमेटी होगी या जो भी रन करते हैं उनको उस हवाले से उनकी प्रॉपर जांच पड़ताल होगी, किसी किस्म की फ़ंडिंग की इजाज़त नहीं होगी, और तमाम जो वहाँ पर ख़तीब होंगे या मौलवी होंगे उनके बारे में प्रॉपर रिसर्च की जाएगी और उनका जो बैकग्राउंड है पता किया जाएगा, क्योंकि उनको शक ये है कि जो टर्किश इमाम है वहाँ पर ज़्यादा वो लोगों को रेडिकलाइज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पूरी दुनिया में आलम इस्लाम जो ख़िलाफ़ हो गया, फ्रांसीसी सदर की और फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट भी किया, जिससे $250 अरब का नुकसान भी हुआ है फ्रांस को। सीखपा भी हुआ वो, लेकिन उनको ये तकलीफ़ भी बहुत हुई इस बात की कि फाइनेंशली उनको हर्ट किया गया है। तो उन्होंने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया है, और ये आज ही उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो बयान दिया, तमाम मुस्लिम ममालिक ने उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मीडिया ने उनके बयान को हक़ाइक़ से हटकर बताया। वो उनकी जो जंग है या जिनकी लड़ाई है वो कथन किसी मुस्लिम के ख़िलाफ़ या मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं या इस्लाम को इस्तेमाल करके रेडिकलाइजेशन फैलाते हैं या मुल्क के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको इस बात का भी दुख है, उस बात का भी सदमा है कि इससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि मेरे ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। एज़ अ प्रेसिडेंट भी मुझे अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, और उसके साथ साथ मुझे अपने मुल्क में आज़ादी इज़हार राय के हवाले से भी जंग लड़नी, और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो ये उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी, और उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा कि हमारे मुल्क में जो रहने वाले मुसलमान हैं, मैं नहीं चाहता कि वो एक माइनॉरिटी है हमारे मुल्क में और उनकी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाए कि एक सेपरेट कम्युनिटी के तौर पर सामने आए, और बिल्कुल बाकी लोग जो फ्रांसीसी लोग हैं, जो नेटिव वहाँ के लोग हैं, वो उनको अपने आप को उनसे अलग कर लें। इसलिए वो मुसलमानों का इमेज बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम इमैनुअल मैक्रोन को ये तो पता चला कि इस तरह से बात करना और इस तरह के स्टेटमेंट्स देना इतना आसान नहीं होता, और जब आपकी इकॉनमी को तकलीफ़ हो और आपकी इकॉनमी या आपको फाइनेंशियली तकलीफ़ होती है तो फिर आपको इस बात की समझ में आती है। लेकिन देर आए दुरुस्त है, आपको ये बात समझ में तो आई। अब देखना ये है कि अगले महीने जब कानून साजी होती है फ्रांस में, तब क्या होता है। लेकिन फिर भी फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों को बहुत एहतियात से रहना होगा, और फ्रांस के अंदर बहुत से टेरर अटैक्स हुए हैं, 4 या 5 अटैक्स हो चुके हैं, और वहाँ की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ख़दशा ये है कि वहाँ पर इस तरह का कोई और वाक़या भी पेश आ सकता है। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम। मैंने कहा कि आपको इस हवाले से अपडेट कर दिया जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये था आज का प्रोग्राम, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।